दक्ष वीरानी की आंखों में अब सिर्फ आग थी। उसकी सांसें तेज चल रही थी और चेहरा चिंता से भरा था। सीसीटीवी की धुंधली फुटेज बार बार उसके दिमाग में घूम रही थी। वो हर फ्रेम को जूम करके देख रहा था, जैसे किसी छोटी सी भी बात से उसे कोई सुराग मिल जाए। लेकिन कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। मयंक उसके पास खड़ा था और लगातार कह रहा था, दक्ष प्लीज थोड़ा सब्र रख। वी विल फाइंड हर ब्रो। मैं समझ रहा हूँ तेरे अंदर क्या चल रहा है, लेकिन तू अगर ऐसे खुद को बिखेर देगा तो हम सब कैसे ढूंढ पाएंगे। दक्ष उसकी तरफ देखता है। आंखें भीगने को होती है लेकिन आवाज़ सख्त होती है। मयंक, आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग विथ मी, पर इतना तो समझ रहा हूँ कि मेरे अंदर जो ये बेचैनी है ना, वो किसी नॉर्मल एम्प्लॉय के लिए नहीं हो सकती। ये लड़की मामूली नहीं है मयंक, ये कुछ अलग है। मैं उसे ढूंढ कर ही रहूँगा, और जिसने भी ये सब किया है उसे इस बार मैं छोड़ूंगा नहीं। उसका अंजाम ऐसा होगा कि खुद भी याद रखेगा और दुनिया भी। मयंक उसकी आंखों में झांक कर देखता है और चुपचाप उसके कंधे पर हाथ रख देता है। फिर दोनों एक एक करके हर जानकारी इकट्ठा करने लगते हैं। गाड़ियों की डिटेल्स, पिछले दिनों ऑफिस में किसी नए शख्स का आना जाना, सिक्योरिटी गार्ड से पूछताछ, हर एक रास्ता आजमाया जाने लगता है। लेकिन समय के साथ उनकी बौखलाहट बढ़ने लगती है, क्योंकि अनवी का कोई पता नहीं चलता। उधर शहर के एक कोने में एक सुनसान खंडहरनुमा घर के अंधेरे कमरे में अनवी एक टूटे हुए लकड़ी के फर्श पर बेसुध पड़ी होती है। उसके हाथ पीछे से बंधे हुए होते हैं, आंखों पर काली पट्टी और मुंह में कपड़ा ठूसा गया होता है। वो जाग चुकी होती है लेकिन हिल नहीं सकती, बोल नहीं सकती। डर के मारे उसकी रूह कांप रही होती है। तभी कुछ देर बाद दरवाजा खुलता है और 4-5 आदमी अंदर आते हैं। उनकी चाल में लापरवाही और आंखों में गंदी नीयत होती है। उनमें से एक चाय का कप लेकर बैठ जाता है और दूसरे से कहता है, कहाँ से आई है ये? बड़ी स्मार्ट लगती है। बॉस के लिए स्पेशल है क्या? दूसरा आदमी हंसता है और कहता है, अभी तो मज़ा ही शुरू हुआ है, जो हुक्म मिलेगा वैसा करेंगे। अनवी ने ये सब सुनती है लेकिन कुछ कर नहीं पाती। उसकी सांसें तेज होती जाती है। वह जितना चिल्लाने की कोशिश करती है उतना ही उसका गला दर्द से भर उठता है। उधर ऑफिस में सुबह हो चुकी होती है। तनिषा सारी रात रोते हुए गुजारती है। जैसे ही सवेरा होता है वो सीधा ऑफिस पहुंच जाती है और रिसेप्शन पर पूछती है कि मयंक सर कहाँ हैं। तभी मयंक उसे देखते ही बाहर आ जाता है। तनिषा की आंखें सूजी हुई होती हैं और बाल बिखरे हुए, चेहरा डरा हुआ, लेकिन उसमें अपनों के लिए लड़ने का जज्बा होता है। मयंक उसके करीब आता है और कहता है, प्लीज़ आप अंदर आइए, हम लोग सब कोशिश कर रहे हैं, आप घबराइए मत। तनीषा उसकी आंखों में देखती है। मयंक पहली बार किसी लड़की को इस तरह सीधे देख नहीं पाता। तनीषा की सादगी, उसकी मासूमियत और मजबूरी उसे अंदर तक छू जाती है, लेकिन वह तुरंत अपने मन को संयमित करता है। एक बार उसकी नज़र तनीषा के चेहरे पर टिकती है और फिर वो खुद को झटक कर कहता है, अब कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, मुझे सिर्फ अनवी को ढूंढना है। फिर वह तनीषा को पूरी जानकारी देता है और कहता है, हमने पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दिया है, लेकिन सीसीटीवी में कुछ साफ नहीं आया। हमारी टीम कुछ गाड़ियों को ट्रैक कर रही है। मैं वादा करता हूँ हम जल्दी उसे ढूंढ निकालेंगे। तनीषा हाथ जोड़ कर कहती है, प्लीज़ उसे बचा लीजिए, वो बहुत अच्छी है, वो कभी किसी का बुरा नहीं सोचती। मयंक कुछ कहने ही वाला होता है कि तभी दक्ष ऑफिस के अंदर तेजी से चलता हुआ आता है। उसकी चाल में थकावट, लेकिन नज़रों में अभी भी वही आग होती है। तनीषा उसे देख कर रुकती है और कहती है, सर प्लीज़ मेरी दोस्त को बचा लीजिए। दक्ष कुछ पल उसे देखता है। उसकी आवाज़ धीमी लेकिन दृढ़ होती है, आई प्रॉमिस मैं उसे कुछ भी नहीं होने दूंगा। फिर वो अपने कैबिन में जाकर कुछ कॉल करने लगता है। मयंक भी उसके साथ चलता है। दोनों अलग अलग दिशा में टीम्स भेजती हैं। ट्रैफिक कमरे चेक कराते हैं ट्रैफिक कैमरे चेक कराते हैं। ड्राइवर से पूछताछ शुरू होती है, लेकिन फिर भी अनवी का कुछ पता नहीं चलता। उधर खंडहर में बैठा वो गिरोह धीरे धीरे और लापरवाह हो गया होता है।
उनमें से एक आदमी रेडियो बजा रहा होता है और दूसरा सिगरेट जला रहा होता है। तभी एक बूढ़ा सा आदमी वहां आता है जो शायद उस जगह का मालिक होता है। वो सबको चुप कराकर कहता है, बस अब कोई और आवाज नहीं। बॉस का आदेश है कि लड़की को जिंदा चाहिए। कुछ दिन और इंतजार करो। अनवी उसके शब्द सुनकर और ज्यादा डर जाती है, लेकिन उसकी आंखों में अब डर के साथ साथ क्रोध और एक दृढ़ता भी आ जाती है। वो जानती है कि उसे खुद को बचाना होगा, उसे हार नहीं माननी है। चाहे जो हो, उसे अपनी जिंदगी और इज्जत की लड़ाई खुद लड़नी होगी। उधर ऑफिस में दक्ष अब पूरी तरह से अन्वी को ढूंढने के लिए कमर कस चुका होता है। उसका चेहरा अब शांत नहीं बल्कि बेहद खतरनाक होता है। वो बार बार अपनी फोन की स्क्रीन देखता है, सोचता है कि काश अन्वी ने उसे उस दिन सब कुछ बता दिया होता। काश वो समझ पाता कि उसके मन में कितना दर्द था। उसका अपमान, उसकी मेहनत पर शक, सब कुछ अब उसे याद आने लगता है और यही पछतावा उसे और बेचैन कर देता है। मयंक उसे बार बार समझाता है, लेकिन अब दक्ष खुद को रोक नहीं पाता। वो गाड़ी उठाकर एक टीम के साथ एक जगह की ओर निकल जाता है जहां से उसे उस ब्लैक एसयूवी की आखिरी बार ट्रैफिक कमरे में देखा गया था। रास्ते में वो अपने मन से कहता है, जो भी है, तुम जैसे ही हो, जैसे भी हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। बस तुम ठीक हो और जहाँ भी हो, मैं आ रहा हूँ तुम्हें वापस लाने। और उसकी गाड़ी रफ्तार से आगे बढ़ती जाती है। दक्ष की गाड़ी अब रफ्तार की हदें पार कर रही थी। सड़कें धुंधली सी लगने लगी थी और उसका पूरा ध्यान अब सिर्फ उस एक कोऑर्डिनेट्स पर था जहां उस एसयूवी को आखिरी बार ट्रैफिक कैमरे में ने कैप्चर किया था। उसके साथ मयंक, तनीषा और दो सिक्योरिटी गार्ड की तीन टीम थी और हर किसी की सांसें तेज, आंखें डरी हुई लेकिन जिद में भरी थी। गूगल मैप्स पर बार बार दिशा चेक करता दक्ष अब खुद अपने हाथों से स्टेयरिंग थाम कर ऐसे चला रहा था जैसे उसकी जिंदगी उसी रास्ते पर अटकी हो। सामने जंगल शुरू हो चुके थे और एक सुनसान सी पगडंडी उन झाड़ियों के बीच कहीं दूर तक जाती दिख रही थी। मैंग ने गाड़ी रोकने को कहा, लेकिन दक्ष ने सीधा ब्रेक मारते हुए गाड़ी किनारे लगाई और बोला, हम यहीं से पैदल चलेंगे। अगर वे लोग सच में यहाँ हैं तो गाड़ी की आवाज़ से चौंक सकते हैं। सभी उतरे। चारों तरफ डरावनी सी खामोशी फैली थी। सूरज डूबने लगा था और जंगल के पेड़ों की छांव अब और डरावनी लग रही थी। तनीषा के चेहरे पर साफ डर दिख रहा था, लेकिन फिर भी उसके कदम रुक नहीं रहे थे। सभी धीरे धीरे चल रहे थे। तभी मयंक को कुछ टूटे हुए पत्ते और एसयूवी के टायरों के निशान नजर आए। वह दक्ष को इशारा करता है और सभी उनके पीछे पीछे बढ़ते हैं। दूसरी ओर खंडहर में अनवी अब अपनी पूरी ताकत से हाथों की रस्सी को रगड़ रही थी। उसकी कलाई छिल चुकी थी। आंखों पर अब पट्टी नहीं थी क्योंकि एक लापरवाह आदमी ने उसे हटा दिया था, यह सोचकर कि वो अब कहीं भाग नहीं सकती। लेकिन अनवी ने अपने मन में ठान लिया था कि आज वो यहाँ से निकलेगी किसी भी हाल में। उसने फर्श के कोने में रखे एक छोटे से कांच के टुकड़े को जैसे ही पकड़ने की कोशिश की, दरवाजा फिर से खुला। इस बार वही बूढ़ा आदमी अंदर आया और कहने लगा, बॉस कल आएंगे, तुम्हारी किस्मत का फैसला भी कल ही होगा। अनवी ने बिना डरे उसकी आंखों में देखा और धीरे से फुसफुसाई, तुम सबको इसका पछतावा होगा। बूढ़ा हंसा और बाहर चला गया, लेकिन उसी पल दक्ष और उसकी टीम उस खंडहर की चार दीवारी के पास पहुंच चुकी थी। मयंक ने इशारा किया कि एक गार्ड दीवार फांद कर अंदर झांके और वो जैसे ही ऊपर चढ़ा उसने देखा कि अंदर कुछ लोग बैठे हैं और एक कमरे के दरवाजे पर बड़ा सा ताला है। गार्ड ने तुरंत इशारा किया। दक्ष ने सबको पोजीशन लेने को कहा। चारों तरफ से खंडहर को घेर कर वो सब एक साथ अंदर घुसे और जैसे ही दरवाजा अंदर से खोला गया एक गोली चलने की आवाज़ गूंजी। सब एक सेकंड के लिए चौंक गए, लेकिन गनीमत थी कि गोली किसी को नहीं लगी। अंदर बैठे गुंडे भागने लगी, लेकिन गार्ड्स ने दो को पकड़ लिया। मयंक और तनीषा कमरे की ओर भागे और ताले को तोड़ने की कोशिश करने लगे। उधर दक्ष सामने खड़ा उस आदमी को घूर रहा था जिसने अनवी को उठाया था। वो आदमी डर से कांपने लगा, जिसकी बंदूक हाथ से गिर गई और वो घुटनों पर आ गया। लेकिन तभी एक साया सी कोने से निकलती है। काले कपड़े में एक लड़की, उसके हाथ में पिस्तौल और उसकी आंखों में नफरत की आग। वो कोई और नहीं बल्कि कृतिका थी।
जिसने ये सब सिर्फ अपनी खुन्नस में करवाया था, क्योंकि उसे लगता था कि अन्वी की वजह से ही दक्ष उसे नज़रअंदाज करता है। वो धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसकी बंदूक सीधे अन्वी पर तनी थी, जो अब खुद से अपनी रस्सी खोल चुकी थी और मुश्किल से उठ पाई थी। तनीषा और मयंक अभी कमरे में ही थे, लेकिन दक्ष उस तरफ मुड़ा और जोर से चिल्लाया, कृतिका, बंदूक नीचे रखो। लेकिन उसकी बात पूरी होती से पहले ही उंगलियां ट्रिगर पर कृतिका की उंगलियां ट्रिगर पर चली गई। गोली चली और सबकी आंखें हैरानी से खुली रह गई। लेकिन वो गोली अन्वी तक नहीं पहुंची, क्योंकि दक्ष ने बिना सोचे समझे दौड़कर खुद को अन्वी के सामने ढाल दिया था। गोली सीधा उसके सीने में लगी और वह जमीन पर गिर पड़ा। अन्वी चीख उठी। मयंक और तनीषा दौड़कर बाहर आए और बाकी गार्ड्स ने तुरंत कृतिका को काबू में लिया। लेकिन इन सब के बीच अब सबकी आंखें एक ही जगह टिकी थी, जमीन पर पड़े दक्ष पर, जिसके शरीर से खून बह रहा था, लेकिन उसकी आंखें अब भी अन्वी पर थी, जैसे वह उससे कुछ कहना चाहता हो। अन्वी उसके पास बैठी और बार बार कहने लगी, नहीं, नहीं, प्लीज़ कुछ मत बोलो, मैं यहाँ हूँ, आप मुझे अकेला नहीं छोड़ सकते। मयंक ने तुरंत एम्बुलेंस बुलवाई। उसकी आवाज़ कांप रही थी। तनीषा अन्वी को संभालने लगी, लेकिन अन्वी अब किसी की नहीं सुन रही थी। उसके हाथों में दक्ष का सिर था। उसकी आंखों से आंसुओं की धार निकल रही थी और उसकी सांसें घबराहट से डगमगा रही थीं। लेकिन तभी दक्ष की धीमी सी आवाज़ आई, तुम तुम ठीक तो हो ना? अन्वी ने उसका चेहरा पकड़ा और बोली, मुझे कुछ नहीं हुआ, आपने सब बचा लिया, लेकिन अब आप कुछ मत बोलिए, हम हॉस्पिटल जा रहे हैं। थोड़ी देर में एम्बुलेंस आई। पुलिस भी पहुंच चुकी थी। कृतिका को गिरफ्तार कर लिया गया, बाकी गुंडों को भी, और सबूतों के साथ सबको हिरासत में लिया गया। मयंक दक्ष के साथ एम्बुलेंस में गया, जबकि तनीषा और अन्वी दूसरी गाड़ी में अस्पताल पहुंचे। रास्ते भर अन्वी की आंखें एकटक बाहर देख रही थी, लेकिन उसका दिल एक ही बात दोहरा रहा था, क्यों किया आपने ये सब मेरे लिए? क्या मैं सच में आपके लिए इतनी कीमती थी? अस्पताल में पहुंचते ही दक्ष को आईसीयू में भर्ती किया गया। ऑपरेशन शुरू हुआ। बाहर मयंक दीवार के पास बैठा सर झुकाए रो रहा था। तनीषा उसके पास बैठी थी और उसका हाथ थामे थी, लेकिन अन्वी अभी भी खड़ी थी, ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे के सामने, अपनी जगह से हिली तक नहीं। उसकी आंखें एकटक उसी लाल रंग की लाइट को देख रही थी, जैसे उसका पूरा अस्तित्व अब उसी के अंदर बंद हो चुका हो। ऑपरेशन घंटों चला। डॉक्टर बार बार बाहर आकर अपडेट देते रहे, लेकिन कोई पक्का जवाब नहीं दे रहा था। देर रात जब ऑपरेशन खत्म हुआ तो डॉक्टर बाहर आए और कहा, अभी खतरे से बाहर तो है, लेकिन अगले 48 घंटे बहुत क्रिटिकल है। अन्वी ने सुना, लेकिन उसकी पलकों ने कोई हरकत नहीं की। बस वो धीरे से आईसीयू के दरवाजे तक गई और कांच के उस पार सोए हुए दक्ष को देखा। बहुत कुछ था जो वो कहना चाहती थी, लेकिन शब्द अब साथ नहीं दे रहे थे। फिर वो वहीं नीचे फर्श पर बैठ गई, सिर घुटनों पर रखकर सुबकने लगी। रात ढलती रही। धीरे धीरे सुबह हुई। मयंक और तनीषा थोड़ी देर के लिए बाहर गए, लेकिन अन्वी अब भी वहीं बैठी थी। सुबह डॉक्टर ने बताया कि दक्ष को होश आ सकता है। अन्वी जल्दी से उसके पास गई। उसका चेहरा झुका हुआ था, आंखें भीगी, और जैसे ही दक्ष की पलकें हिली, वो बोली, मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरी वजह से आपके साथ ये सब कुछ हो गया, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। आईसीयू के उस शांत कमरे में एक सीधा सा संगीत था, मशीनों की बीप बीप आवाज़ों का, हवा के बहाव का और दिल की धड़कनों का, जो दोनों के बीच अनकही बातों की पुल की तरह तैर रहा था। अन्वी धीरे धीरे दक्ष के पास कुर्सी खींच कर बैठ गई। उसकी आंखें अब भी लाल थी, लेकिन उसमें डर नहीं था, बल्कि एक बोझ था जो उसकी आत्मा को तोड़ रहा था। उसने धीरे से दक्ष का हाथ अपने हाथों में लिया और कांपती आवाज़ में कहा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, ये सब मेरी वजह से हुआ है। आपकी जान खतरे में सिर्फ मेरी वजह से आई है। आपने मेरी जान बचाई। वो गोली मुझे लगनी थी, आपने खुद को मेरे सामने रख दिया। क्यों सर, क्यों किया ये सब? उसकी आवाज़ टूट रही थी, लेकिन वो फिर भी बोलती गई, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। अगर मैं नहीं होती तो शायद
उसकी बात पूरी भी नहीं हो पाई थी कि अचानक दक्ष की आंखें धीरे से खुली। उसकी नज़र सीधे अन्वी पर पड़ी और चेहरा दर्द से सिकड़ा हुआ था, लेकिन उसमें एक शक्ति थी। वह बमुश्किल से अपने होंठ हिलाता है और कहता है, नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। सारी गलती तो उस कृतिका की है। मैं उसे खुद अपने हाथों से खत्म कर दूंगा। पुलिस ने उसे हिरासत में तो लिया है, लेकिन मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें किडनैप करने की, तुम्हें छूने की, डराने की? मेरी नज़रों के सामने रहते हुए उसने तुम्हारे साथ ये सब कैसे किया? मेरी गलती है। मैंने उसे क्यों नहीं पहचाना इतने दिन? क्यों मेरी आंखें बंद रही? उसने आखिर तुमसे क्या दुश्मनी निकाली? क्यों उसे तुमसे इतनी जलन थी? इतना कहते कहते उसकी हाँक सांसें तेज चलने लगी और चेहरे पर गुस्से की लकीरें गहरी होती गई। लेकिन अन्वी अब भी शांत थी। उसका सिर झुका हुआ था, जैसे कुछ बहुत भारी बात उसके सीने पर बैठी हो। फिर थोड़ी देर चुपचाप रहने के बाद उसने अपनी आंखें उठाई और धीरे से कहा, सर, एक बात है जो मैं आपसे छुपा रही थी बहुत दिन से, लेकिन अब नहीं छुपा सकती। मैं खुद से भी नहीं छुपा सकती। मैं जानती हूँ कि जो अब कहने जा रही हूँ वो आपको बहुत गुस्सा दिला सकता है, लेकिन आपको सब सच पता होना चाहिए। फिर उसने एक लंबी सांस ली और अपनी आंखें उसकी आंखों में डाल दी। सर, उस रात जब पार्टी थी, जब मैं आपके रूम में आई थी और आपने मुझे देखकर हैरानी से पूछा था कि मैं क्यों वहाँ हूँ, वो सब मैं जानबूझकर नहीं गई थी। मैं उस दिन ड्रग्स के असर में थी और मुझे उस समय कुछ याद भी नहीं रहा था। जब होश आया तब भी सब धुंधला सा था, लेकिन बाद में धीरे धीरे सब समझ में आया। मुझे शक था, लेकिन अब यकीन है कि वो ड्रग्स मुझे कृतिका ने ही दिया था। जैसे ही अन्वी ने ये कहा, दक्ष के चेहरे की रेखाएं तन गई, उसकी पलकें चौड़ी हो गई और उसकी मुट्ठियाँ धीरे धीरे भींचने लगी। लेकिन अन्वी बोलती रही। उसकी आवाज़ अब तेज नहीं थी, लेकिन उसमें हर शब्द एक खंजर की तरह था जो दोनों की आत्मा को चीरता जा रहा था। उसने मेरी ड्रिंक्स में कुछ मिलाया था, उसी की वजह से मैं सब कुछ खो बैठी। वो उस दिन जानती थी कि आप कहाँ रुक रहे थे और उसने मुझे धीरे धीरे उसी दिशा में भेजा। मुझे कुछ नहीं पता चला, लेकिन अब सब जोड़ने पर समझ में आता है कि ये सब उसकी प्लानिंग थी और उसी प्लानिंग का एक हिस्सा था मुझे आपसे दूर करना, आप दोनों के बीच कुछ गलतफहमी पैदा करना। लेकिन उसका मकसद सिर्फ यही नहीं था, शायद वो मुझे हमेशा के लिए हटाना चाहती थी। अब तक दक्ष के शरीर में हल्की हल्की झंझनाहट शुरू हो गई थी। उसकी सांसें तेज थी और चेहरा तमतमाया हुआ। लेकिन जब उसने उठने की कोशिश की तो अन्वी तुरंत घबरा कर उसके पास झुक गई। नहीं सर, नहीं, प्लीज़, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। आप अभी ये सब मत सोचिए। मैंने सब सच बता दिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप फिर से अपनी जान को खतरे में डाल दें। वो पुलिस की गिरफ्त में है, अब कानून उसे सज़ा देगा। आप प्लीज़ टेंशन मत लीजिए, मैं आपके साथ हूँ। आप बिल्कुल अकेले नहीं हैं, प्लीज़। उसने उसके हाथों को थाम लिया और उसके माथे पर हल्के से हाथ फेरा। धीरे से उसके बालों को सहलाते हुए बोली, आपको अब सिर्फ आराम करना है और किसी चीज़ की चिंता नहीं करनी। उसकी आवाज़ इतनी नरम थी जैसे कोई टूटी आत्मा को सहला रहा हो। दक्ष की पलकें धीरे धीरे बंद होने लगी, लेकिन उसका चेहरा अब शांत था। उसके अंदर की आग एक हद तक बुझ गई थी, क्योंकि अब अन्वी उसके पास थी और अब वो अकेला नहीं था। उस पल जैसे पूरा वक्त ठहर गया था। खिड़की से आती धूप उसके चेहरे पर पड़ रही थी और उस धूप में एक सुकून था, एक वादा था कि अब जो भी हो वो दोनों साथ हैं। अन्वी अभी उसके सिर पर हाथ रखे बैठी थी, बार बार उसके चेहरे को देखती थी कि कहीं दर्द तो नहीं बढ़ रहा, और हर बार जब उसकी आंखें खुलती तो वो हल्की मुस्कान देता और कहता, बस तुम यही रहो और कुछ मत कहो। इस तरह घंटों बीतते गए। अस्पताल की दीवारों पर समय की सुइयां तेज भागती रहीं, लेकिन उस कमरे में एक नमी, एक गर्माहट और एक जिद्दी एहसास बना रहा कि अब दोनों के बीच कोई कृतिका, कोई साजिश, कोई गलत फहमी जिंदगी के बीच नहीं आएगी। अस्पताल से छुट्टी का दिन जैसे ही आया, कुछ दिन में तो पूरे वातावरण में एक अलग सी ताजगी भर गई। डॉक्टर ने आखिरकार हंसते हुए कहा,
अब ये जनाब खतरे से बाहर है, लेकिन घर जाकर पूरा आराम चाहिए, कोई टेंशन नहीं। दक्ष ने हल्की सी मुस्कान दी और सिर हिलाया। पास बैठी अनवी की आंखों में खुशी और राहत की चमक थी, जैसे उसकी दुनिया की धड़कन अब फिर से लौट आई हो। बाहर मयंक और तनीषा पहले से ही तैयार खड़े थे। जैसे ही अनवी ने व्हील चेयर में बैठे दक्ष को बाहर लाया, मयंक ने तुरंत उसका हाथ थामा और कहा, चलो भाई अब घर चलते हैं, लेकिन डॉक्टर की शर्तें मत भूलना, बहुत ध्यान से रहना है। दक्ष कुछ कहने ही वाला था कि तनीषा बोल पड़ी, हाँ हाँ ध्यान से रहना है, वरना फिर से अस्पताल लौटोगे और हमें फिर से तुम्हारी सेवा करनी पड़ेगी। मयंक उसकी तरफ देखता है और मुस्कुरा देता है। सेवा करने का तुम्हें बहुत शौक है लगता है। तनीषा ने अपनी आंखें सिकोड़ कर उसकी तरफ देखा और बोली, मतलब क्या है तुम्हारा? मयंक ने जल्दी से कहा, कुछ नहीं मैडम, बस यूं ही कहा, और दोनों के बीच एक प्यारी सी तकरार शुरू हो गई। रास्ते भर अनवी चुपचाप दक्ष के पास बैठी थी। उसकी आंखें बार बार उसकी तरफ जाती थी, जैसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि वो सुरक्षित है, कि अब सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो रहा है। जैसे ही गाड़ी दक्ष के घर के गेट के सामने रुकी, तनीषा की आंखें फटी रह गई। गेट खुलते ही सामने एक भव्य सीढ़ियों वाला बंगला, बीच में एक गोल फाउंटेन, दोनों तरफ गार्डन और लॉन में लगे सफ़ेद नीले झूले देखकर वो अपनी जगह से खड़ी ही रह गई। मयंक ने जैसे ही गाड़ी रोकी, तनीषा ने कहा, हे भगवान, ये घर है या किसी फिल्म का सेट? मयंक ने मज़े लेते हुए कहा, अगर तुम चाहो तो इससे भी बड़े घर में रह सकती हो। तनीषा तुरंत उसकी तरफ मुड़ी, भौहें चढ़ाई और बोली, क्या मतलब है आपका? क्या मैं किराए पर हूँ जो तुम मुझे ऑफर दे रहे हो? मयंक जोर से हंसा और बोला, नहीं नहीं, मेरा मतलब था। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और कहता, तनीषा ने आंखें घुमाकर कहा, मतलब कुछ नहीं होता, सोच समझ कर बोलिए। अनवी और दक्ष दोनों हंसने लगे। घर में प्रवेश करते ही अनवी ने दक्ष को सोफे पर बैठाया और खुद दौड़कर पानी लाकर उसके सामने रखा। आराम से बैठिए, मैं सब देख रही हूँ, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। दक्ष ने उसकी ओर देखा और एक नरम मुस्कान दी, जैसे कह रहा हो कि वो अब उसे यूं ही अपने पास देखना चाहता है। पूरा दिन घर में एक चहल पहल और अपनापन बना रहा। तनीषा हर कोने में घूम घूम कर देख रही थी, कभी बालकनी से झांकती, कभी लाइब्रेरी खोलती। ओह माय गॉड, ये घर नहीं एक जादू है। और मयंक उसके पीछे पीछे, अगर जादू पसंद है तो जादूगर से शादी कर लो। तनीषा मुड़ कर घूमती है, जादूगर नहीं चाहिए, मुझे अपने तरीके का हीरो चाहिए। और दोनों की नोक झोंक चलती रही। उधर अनवी ने पूरा दिन दक्ष की देखभाल में गुजार दिया। कभी काढ़ा बनाती, कभी दवाई देती, कभी तकिया ठीक करती, और दक्ष हर बार उसे देखता जैसे ये पल थाम लेना चाहता हो। शाम के 8 बजते ही अनवी धीरे से बोली, अब मुझे चलना चाहिए। और तनीषा भी बोल पड़ी, हाँ मैं भी निकलती हूँ, काफ़ी लेट हो रहा है। लेकिन इससे पहले कि वो उठती, दक्ष बोला, अगर तुम चाहो तो कुछ दिन यहीं रह सकती हो अनवी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मयंक ने भी झट से कहा, हाँ तानी, तुम भी चाहो तो यहीं रुक सकती हो, अकेले क्यों जाओगी तुम लोग? मयंक की बात सुनकर तनीषा ने तुरंत उसकी तरफ घूम कर देखा और बोली, खबरदार, ये तानी कहने का अधिकार सिर्फ मेरी अनवी को है। ये तानी कहने का अधिकार सिर्फ मेरे अन्नी को है, यानी कि अनवी को, आप नहीं कह सकते। मयंक कुछ कह नहीं पाया और चुप रह गया, लेकिन मुस्कुराया जरूर। तभी तनीषा ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन कोई बात नहीं, अगर आप चाहो तो आप भी मुझे तानी कह सकते हो। और ये सुनकर मयंक ने अपनी मुस्कान को दबाते हुए कहा, ओके बाबा, अब तो डर लगने लगा है तनीषा जी से। और सबका ठहाका गूंज उठा। रात को खाने के बाद भी यही चुलबुला माहौल बना रहा। कभी अन्वी दक्ष के लिए सूप बनाती तो कभी तनीषा मयंक के लिए पकौड़े तलती। एक बार मयंक ने कुछ जलाने की कोशिश की तो तनीषा चिल्लाई, रुको, गैस का बटन तुमसे नहीं चलेगा, बस तुम्हारी जुबान चलती है। और सब फिर हंसने लगते हैं। रात जैसे जैसे गहराती गई, सब एक ही सोफे के चारों तरफ बैठकर बातें करने लगे। मयंक बीच बीच में कोई मज़ेदार कहानी सुनाता, तनीषा अपनी कॉलेज लाइफ की शरारतें सुनाती और अनवी चुपचाप मुस्कुराती रहती। लेकिन उसकी मुस्कान हर बार
दक्ष की आंखों को बहला देती। उसके चेहरे का सारा दर्द जैसे धुल जाता। देर रात तक सब बातें करते रहे। फिर धीरे धीरे सब अपने अपने कमरे में चले गए, लेकिन अन्वी आज भी दक्ष के कमरे में उसकी बगल की कुर्सी पर बैठ गई, जैसे अब उसे यकीन हो चला हो कि ये जगह अब उसकी भी है। उसका होना अब किसी और की मर्जी पर नहीं, उसकी अपनी ज़रूरत बन चुका है। दक्ष ने आंखें बंद की और धीमे से उसका हाथ थाम लिया, बिना कुछ कहे, और दोनों के बीच एक नर्म सा सन्नाटा उतर आया, जिसमें सिर्फ अपनापन, खामोशी है और एक गहरी स्थावना तैर रही थी। तो दोस्तों, आगे इस कहानी में क्या होने वाला है, ये जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग ज़रूर सुने, जो जल्द ही इस चैनल पर प्रसारित कर दिया जाएगा। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ हमारी आज की ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल पे नए होंगे तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।